हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8th क्लास का पार्ट नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 भी हम पूरा कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल पे देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चित्र दिखा रखा है, इस चित्र के अंदर जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है उसको लेते हुए इसको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। ठीक है, तो यानी कि जो मुगल बादशाह थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब तैनात किया था, तो हो गया था 12 अगस्त 1765 को। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। देखिए, ये चित्र है, इस चित्र को एक बहुत ही मतलब एक समारोह के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, और यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चित ही एक बड़ी घटना थी। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। यानी कि जो भी आर्थिक मामले होते थे उन सबको जो कंपनी है वो अपने अकॉर्डिंग करती थी। ठीक है, अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि अपनी जरूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। यानी कि कंपनी को यह भी ध्यान रखना है कि उसको किन चीज़ों की जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने सामान को बेचती और खरीदती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। भारी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे। यानी कि देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी ये विदेशी कंपनी थी ना। ठीक है, तो इसलिए इसको उन बातों का भी ध्यान रखना था, उन लोगों को भी शांत रखना था जो लोगों ने गाँव या देहात में पहले शासन वो चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। यानी कि हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि जो कंपनी ने जो गांव के जो इलाके थे उनको किस तरीके से अपने अधीन किया। ठीक है, और उसने आय के संसाधन कैसे जुटाए और जो लोगों के जो अधिकार थे उनको किस तरीके से उन्होंने कम किया, और जो फसलों की जो खेती थी, ठीक है, यानी कि अपनी मनपसंद की जो खेती थी उसको उन्होंने कैसे कराया। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में वो हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सके। देखिए, जो कंपनी है, कंपनी यानी दीवान तो बन गई लेकिन वो अभी भी क्या अपने आप को एक व्यापारी मानती थी। ठीक है, और वो ये चाहती थी कि वो जो लगान है, ठीक है, वो लगान ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना जो राजस्व है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और लेकिन कम कीमत पे, यानी कि उसको पैसे कम देने पड़े, बढ़िया सूती कपड़ा और रेशम की वो खरीदे। ठीक है, और इसी कारण उसने क्या किया, इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का जो कुल मूल्य था वो दुगना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपनी लगान नहीं चुका पा रहे थे और जो कारीगरों का जो उत्पादन था वो भी गिर रहा था। ठीक है, यानी कि देखिए, जो लोग काम करते थे उनसे कंपनी क्या करती थी, कंपनी उनकी चीज़ों को जबरदस्ती
मतलब उनको कम कीमत पे जबरदस्ती उनसे लेती थी और किसान जो थे वो अपना लगान भी नहीं चुका पा रहे थे और जो कारीगर थे उनका जो उत्पादन था वो भी गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। ठीक है, और 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी वो समाप्त हो गई। हम बात करते हैं खेती में सुधार। देखिए ये चार्ल्स कॉर्नवालिस है। ठीक है, ये कॉर्नवालिस था, इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। ठीक है, और उस समय ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त था किसने लागू किया था? ये किया था चार्ल्स कॉर्नवालिस में। ये क्वेश्चन बहुत बार ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसको किसने लागू किया था। ठीक है, तो वो लागू किया था चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। ठीक है, और इसमें क्या था, देखिए इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है, यानी कि जो किसान थे वो किसान खुद ही उनसे लगान वसूल करेंगे और कंपनी को टैक्स एक तरीके से टैक्स वो चुकाएंगे। ठीक है, और उनकी ओर से चुकाए जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। लेकिन स्थायी बंदोबस्त के बाद भी जो समस्या थी वो बढ़ने लगी थी। क्या समस्या थी? मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। यानी कि देखिए उन्होंने स्थायी बंदोबस्त तो लागू कर दिया, लेकिन क्या किया, जो टैक्स था, टैक्स का जो पैसा था उन्होंने बहुत ज्यादा लगा दिया था, जिससे जो जमींदार थे उनको चुकाने में परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की कोई उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को अपनी जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। ठीक है, यानी देखिए जो गांव के लोग थे उनको जो स्थायी जो बंदोबस्त था ये उन्हें बहुत ही दमनकारी लगता था, क्योंकि देखिए जो किसान थे वो लगान नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि जो लगान था वो बहुत ज्यादा था और जो उनकी जमीन थी, जमीन का जो अधिकार था वो भी सुरक्षित नहीं था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, के लिए होल्ड मैकेजी नामक
अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि भारतीय समाज में गांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जुड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ठीक है, देखिए एक नई व्यवस्था थी जिसका नाम था महलवारी बंदोबस्त, और इसमें क्या क्या था, देखिए इसको जो लागू किया था वो 1822 में किया था। ठीक है, और इसको जो होल्ड मैकेंजी थे इन्होंने ही इसको किया था। ठीक है, यानी कि जो आपका जो ये महलवारी व्यवस्था थी इसको किसने लागू किया था, होल्ड मैकेंजी ने इसको बनाया था और 1822 में इसे लागू किया था। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि देखिए इसमें जो राजस्व इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी थी, गांव का जो मुखिया होता था उस मुखिया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप गांव से राजस्व इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और इसमें जो लगान था उसको फिक्स नहीं किया था, बल्कि उसमें टाइम टाइम पे मतलब उसमें संशोधन किया जाएगा, ये उसमें गुंजाइश रखी गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर देख भी लिया था। टॉमस मुंडो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। देखिए एक नई व्यवस्था को लागू किया किसने किया था, वो टॉमस मुंडो ने। उस व्यवस्था का नाम क्या था, रैयतवाड़ी। ठीक है, इसमें जो कैप्टन अलेक्जेंडर थे इन्होंने टीपू सुल्तान के साथ में जो युद्ध चले थे उसमें कंपनी द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, तो टॉमस मुंडो ने इस व्यवस्था को धीरे धीरे विकसित किया जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, और उसको पूरा जो दक्षिण भारत था वहां पे इसको लागू कर दिया था। रीड और मुंडो को लगता था कि दक्षिण में परंपरा के जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसान रियायतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आंकलन से पहले उनकी खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुंडो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव में से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, देखिए इसमें भी ये किया उन्होंने, क्या किया, जो लोग बाग अपनी आमदनी को बढ़ाने के चक्कर में जो राजस्व थे, ठीक है, जो राजस्व अधिकारी थे उन्होंने जो राजस्व था वो बहुत ज्यादा कर दिया था, और जो किसान थे वो अपना राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, और जो रैयत थे वो भी गांव की तरफ भाग रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ठीक है, यह कैसे किया गया, अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की एक ऐसी पद्धति को अच्छी तरह से समझें। क्या रंग का कोई इतिहास भी है? देखो ये चित्र दिखा रखे हैं 5 और चित्र 6 में, इसमें देखिए एक में कलमकारी छापा है। ठीक है, 20वीं सदी का भारत में, और ये मॉरिशस कॉटन छापा 19वीं सदी, एक 19वीं सदी का और एक 20वीं सदी का। एक का जो प्रिंट है वो भारत में होता था और दूसरा कहाँ का है, ये इंग्लैंड का है। ठीक है,
चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाएं तरफ पास की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। आप चित्र में भी देख सकते हो कि दोनों ही चित्रों में सेम अंतर है कि दोनों में ही जो नीला कलर है उसका प्रयोग किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस की छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। अब हम बात करते हैं भारतीय नील की मांग क्यों थी। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से बन सकता है कि जो नील का पौधा है वो कहाँ पे उगता है। जो नील का पौधा है वो उष्णकटिबंधीय जो इलाके होते हैं वहीं पर ही वो उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, और वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। ठीक है, तब वुड का पौधा कहाँ पे उगता था? शीतोष्ण क्षेत्र में वो उगता था, क्योंकि यूरोप में ज़्यादा ठंड होती है तो यूरोप में वो आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के हाथ पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? अब हम पढ़ते हैं भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। ठीक है, और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% तक हो चुका था। देखिए कितना अंतर आ गया। 1783 में भारत का हिस्सा सिर्फ 30 था। ठीक है, और 1810 में कितना हो गया? 95%। ठीक है, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसे लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। ठीक है, हम बात करते हैं नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, निज और रेती। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एक बार ना सीटेट में पूछा था कि जो नील की खेती होती है उसके कितने तरीके थे? 2 तरीके, एक था आपका निज और दूसरा था रेती। ठीक है, निज में आप समझ सकते हैं, निज का मतलब हो गया जिनके पास में अपनी, यानी देखिए निज में क्या होता था, निज खेती की व्यवस्था में जो बागान मालिक था वो खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, यानी कि जिनके पास जमीन थी, ठीक है, जिनके पास बाग थे, वही लोग उसमें नील का उत्पादन
करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, इसके बाद है कि जो निज खेती की समस्याएं क्या थी। ठीक है, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेती उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए जो नील है वो सिर्फ जो जमीन उपजाऊ है वहीं पे की जा सकती थी। ठीक है, और जहाँ पे जमीन ज्यादा थी उस जमीन पे पहले से जो आबादी थी, जो जनसंख्या थी, वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो वहाँ जो छोटे मोटे खेत थे उनके हाथ ही लग पाते थे, लेकिन नील की खेती के लिए तो उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की, बड़े बड़े खेतों की जरूरत थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। एक बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए इन चीजों की जरूरत होती थी। तो जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी उसी समय किसान के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्र फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी। हम बात करते हैं रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। देखिए नील का उत्पादन कैसे होता है, देख रहे हो आप ये किस तरीके से इतने सारे ये हौद हैं, इनमें नील को पहले उबाला जाता था, फिर इस तरीके से वहाँ पे हौदों में उनको पहुँचा दिया जाता था। इसके लिए देखिए इतने सारे इन्होंने हौद बना रखे हैं। ठीक है, इसमें इसको बैठ के लगातार उसको जो नील होता था उसको लगातार हिलाना पड़ता था। ठीक है, और उसे एक छान छान के एक जगह से दूसरी जगह उसको ये लगातार ले जाते थे। ये देखिए इस तरीके से जो है ये होता था। ठीक है, जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान सबसे बढ़िया खेती में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सही ताकत खींच लेती थी और नील की कटाई के बाद वह धान की खेती नहीं की जा सकती। देखिए समस्याएं तो बहुत थी। जो किसान थे उनको बैलों की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। ठीक है, यानी कि 1 बीघा के लिए 2 बैल चाहिए, अगर 100 बीघा तो उसके लिए 2000 कम से कम बैलों के लोगों को जरूरत होती थी। और जो किसान थे किसानों से भी उनको बैल नहीं मिल पाते थे। क्यों? क्योंकि जिस टाइम में वो नील काटते थे उस टाइम में जो किसान थे वो अपने धान की खेती भी काटते थे। ठीक है, और इससे और एक सबसे बड़ी समस्या थी कि जो नील की जो जड़ें होती थी ना वो बहुत गहरी होती थी और जिससे जो नील है वो मिट्टी की सारी ताकत वो खींच लेता था। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं थी नील की खेती को करने में। अब हम बात करते हैं नील विद्रोह और उसके बाद। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लिए लाठीदारी गुंडों से
डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रेतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले के जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रेतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ने करने पर हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील खेती की ओर चल पड़े। उन्होंने रेतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि नील आयोग क्यों बनाया गया था, तो ये जो नील उत्पादन था उस व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग भी बना दिया था। ठीक है। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि जो नील आयोग था, नील आयोग ने भी ये पाया कि जो नील की खेती है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए फायदे का सौदा नहीं है। वो चाहे तो यानी कि जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तब तक वो नील की खेती कर सकते हैं, उसके बाद चाहे तो उस नील की खेती को बंद वो कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनके व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसानों ने चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा के लिए न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है। तो यानी कि जो महात्मा गांधी का जो पहला जो आंदोलन था ना, वो भी यही था, चंपारण आंदोलन। ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में इतना ही था। आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैप्टर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट्स करके भी आप बता सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।